हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आलम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी तथा स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं इतिहास का संक्षिप्त विवरण। ये इस तरह की वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। अब हम क्लास को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट होती है भारतीय इतिहास, संक्षिप्त भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में भी हम पढ़ेंगे पहले प्रागैतिहासिक काल हम स्टार्ट कर रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की जो खोज की गई थी 1863 में प्रारंभ की गई थी। पाषाण मीन्स होता है अपना पत्थर। अगला है सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय जो जाता है वो रॉबर्ट ब्रूस को दिया जाता है। आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। जो आखेट मतलब जो शिकार करते थे उसका जो पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ था वो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना सीखा था। अगला क्वेश्चन, अब ये आप बात आती है सर्वप्रथम जो सीखा था आग जलाना सीखा था। और आग का आविष्कार जो हुआ वो पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। अगर बात आती है आग का यूज़ कब से हुआ स्टार्ट, तो नव पाषाण काल में आग का प्रयोग करना जान गए थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले जो पालतू बनाया गया था वो किस जानवर को बनाया गया था? तो वो कुत्ते को बनाया गया था। सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग होता है? सर्वप्रथम हुआ था तावा धातु का प्रयोग। नवपाषाण युग का जो प्रमुख औजार था वो था पत्थर की कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार था। अब आती है इनकी संस्कृति की बात। पूरा पाषाणकालीन संस्कृति। पूरा पाषाण संस्कृति में हम देखेंगे पूरा पाषाण काल और इधर होगी विशेषता। तो निम्न पूरा पाषाण काल को बांट दिया है ये मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। तो इनमें जो निम्न पूरा पाषाण काल की जो विशेषता थी वो थी चोपर चॉपिंग पेबल तथा हैंड एक्स संस्कृति की। मध्य पूरा पाषाण काल में थी स्क्रैपर की। उच्च पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था? ब्लेड और ब्यूरिंग संस्कृति मिली है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो माइक्रोलिप सभ्यता। नव पाषाण काल में चमकदार पॉलिश की सभ्यता, मतलब यहाँ चमकदार पॉलिश के हथियार स्टार्ट हो गए थे। अगली बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध था? सुनियोजित नगर योजना हेतु। जो नगर थे वो योजना के अनुसार बनाए गए थे सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। और कृषि आज भी हमारे भारत की कृषि प्रधान देश है भारत। सिंधु घाटी के निवासियों की मुख्य फसल क्या थी? तो ये जौ थी और गेहूँ थी। जौ को जो कहते थे वो कहते थे यब कहते थे जौ को। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि कैसी थी इनकी? थी चित्रात्मक लिपि थी। चित्र बनाते थे, भाव चित्रात्मक कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? प्रमुख बंदरगाह था लोथल जो गुजरात में है। बंदरगाह के लिए शब्द आते हैं अपने, पत्तन आता है, डॉकयार्ड आता है और गोदीबाड़ा भी आ जाता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य काल था वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व है एनसीईआरटी के अनुसार। सिंधु घाटी के लोगों ने जो पूजा की थी वो मातृ देवी की थी। और ये मातृ देवी की मैंने तस्वीरें बना दी हैं, ये पिक्चर लगा दी है, ये पिक्चर लगाती है मातृ देवी की। अगली बात आती है अब इनकी जो स्थल है, प्रमुख स्थल वो देख लेते हैं। तो उत्तरी सीमा में जो था इनका उत्तरी सीमा का जो विस्तार था, उत्तरी सीमा में था जम्मू कश्मीर के मांडा तक था ये सिंधु घाटी सभ्यता। और पश्चिमी सीमा में बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में है ये सुतकांगडोर। अगला है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये पूर्वी में। और दक्षिण में अपनी है दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में। पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दायमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अब यहाँ मैं मैप भी दिया है, मैप बनाकर दे दिया है ये स्थान कहाँ कहाँ पड़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं ये मांडा है जो अपना बताया था मैंने उत्तरी, जो इस्लामाबाद में है। अगला उत्तरी हो गया आपका, ये पूर्वी में आएगा अपना आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण में हो जाएगा आपका दायमाबाद जो यहाँ है। और अपने हो जाएगा सुतकांगडोर जो पश्चिम में, सुतकांगडोर बलूचिस्तान। और इतने इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल हैं। एक बार आप इसे पॉज कर लीजिए वीडियो को और देख लीजिए। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। मकान जो थे किसके बने होते थे? पक्की ईंटों के बने होते थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे तथा सड़कें जो थी सीधी थी।
नगरों में अनाज भंडारण के अन्नागार बने होते थे। सूती वस्त्रों से ज्ञात होता है कि वहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे, मतलब सूती वस्त्र मिले हैं। विश्व में सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। बैल को पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता था। बैल को क्या माना जाता था? पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता था। और फाख्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। फाख्ता एक चिड़िया जैसी होती है, पवित्र पक्षी माना जाता था। अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। ये मैंने लिपि का चित्र बना दिया। मैं अभी बताया था कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक। तो इस तरीके की ये लिपि थी। एक बार आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की, मतलब चित्र बने हुए थे और भाव बने हुए थे। और ये कैसे लिखी जाती थी? यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं, पहले इधर से आते थे, फिर द्वितीय लाइन में जो लिखी जाती थी तो बाएं से दाएं, पहले इधर से फिर इधर से। और ये तरीका क्या कहलाता था? ये बाउस्ट्रोफिडन कहलाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं और जो पास में नदी हैं कौन कौन सी कहाँ हैं, वो मैंने एक ही स्लाइड में लिख दिया है। तो ये प्रमुख स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम पढ़ेंगे। संबंधित नदी है इसकी रावी। उत्खनन वर्ष हुआ था 1921 में हुआ था। किसने किया था? ये दयाराम साहनी ने किया था। स्थान कौन सा है इनका? माउंट गोमरी जिला, जो पाकिस्तान में पड़ता है। अगला आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में इसका उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी द्वारा। लड़काना जिला पाकिस्तान में है। अगर सुतकांगड़ दासपुर नदी के किनारे है। 1927 में इसका उत्खनन किया गया था। ऑरेल स्टाइन ने उत्खनन करवाया था। और बलूचिस्तान और पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान में है। चंदहुदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे है। 1931 में इसका उत्खनन कार्य किया था। गोपाल मजूमदार ने किया था। सिंध प्रांत है, ये पाकिस्तान में है। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे है। 1954 में इसका उत्खनन किया गया था। बीके थापर इन्होंने उत्खनन करता है। ये गंगानगर राजस्थान में ये कालीबंगा। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। 1953 या 56 के आसपास इसका उत्खनन कराया गया था। यगदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कराया था। रोपड़ पंजाब में है, ये पंजाब में है। ये रोपड़ एक जिला भी है, पंजाब में ही। अगला आता है लोथल है भोगवा नदी के किनारे। 1957 से 1958 इसी के आसपास उत्खनन किया गया था। रंगनाथ राव थे इसके उत्खनन करता। अहमदाबाद ये गुजरात में है। अगला है आलमगीरपुर जो अपना उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है, पूर्वी एरिया है। 1958 उत्खनन यगदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कराया था मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी है। एक है बनावली, इसे लोहे का प्रमाण मिला, वो हल मिला है यहाँ से। रंगोई नदी है। 1974 में इसका उत्खनन किया गया था। रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया था। और हिसार और हरियाणा में है। अगले स्लाइड में देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सबसे पहले जानकारी थी वो दी थी चार्ल्स मेसन ने। कब दी थी? चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी। हड़प्पा की जो खुदाई हुई वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त मोहरा किसकी थी? वो स्टेटाइट से बनी थी। स्टेटाइट से पदार्थ होता है। स्वास्तिक चिन्ह मैंने आगे बना दिया। ये स्वास्तिक चिन्ह होता है। ये स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता के 3 हैं। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। हड़प्पा की जो सभ्यता थी, क्योंकि कांस्य के पत्थर औजार ज़्यादा मिले हैं, कांस्य युगीन। हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे? तो लोहे से। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। संबंधित साक्ष्य एवं स्थल, ये लोथल स्थान है। गोदीवाड़ा मिला यहाँ से, गोदीवाड़ा बंदरगाह। अगला है कालीबंगा, यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है। धोलावीरा है, धोलावीरा से हड़प्पा लिपि का शिलालेख मिला है। बनावली है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, मिट्टी की जो हल बना हुआ है यहाँ से मिला है वो। सैंधव सभ्यता में जो विदेशी व्यापार होता था वो कहाँ कहाँ से आता था, कैसे कैसे आता था? तो ये वस्तुएं थी इधर। ये चांदी आती थी अपनी, कहाँ से आती थी? अफ़गानिस्तान और ईरान से आती थी। अगला तांबा बलूचिस्तान ओमान से आता था। गोमेद एक धातु होती है, सौराष्ट्र से आती थी। लाजबर्द है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया से आता है। सोना, मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच में है। सोना है अफ़गानिस्तान और ईरान से आता था। सैंधव सभ्यता में पतन के कारण बताए हैं। अभी किस किस ने कैसे कैसे बताए हैं? बाह्य व आर्य का आक्रमण बताया, किसने बताया था? मार्टिमर चाइल्ड ने बताया था। बाढ़ आई थी, सर जॉन मार्शल मैके एसआर राव ने बताया था कि बाढ़ आई थी इसलिए सैंधव सभ्यता का पतन हुआ, ख़त्म हो गई सैंधव सभ्यता। जलवायु परिवर्तन बताया था आरएल स्टाइन ने। प्रशासनिक शिथिलता बताई थी, मतलब राजा और महाराजा की बात, जॉन मार्शल ने बताया था। ये प्राकृतिक आपदा
KUR कनेडी ने बताया था। बस आज के लिए इतना ही।